नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़े हुए अदर जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत बहुत वैल्यूएबल रहेगा। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ जो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के जो टाइप यानी कि प्रकार थे उस पर हमने डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पे हमने आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि नियोजनात्मक मूल्यांकन पे हमने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपके साथ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे हमने डिस्कस किया, यानी कि आपका निदानात्मक मूल्यांकन पे डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया रिमेडियल टीचिंग या कहें रिमेडियल इवैल्यूएशन पे, उपचारात्मक कहें शिक्षण पे या उपचारात्मक मूल्यांकन पे हमने डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि हम निर्माणात्मक मूल्यांकन पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर देंगे। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो उसका करेक्ट आंसर 100% आप बड़े आसानी से दे लेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पे कंटिन्यूअस नहीं बने रहते हैं तो बीच में जो बहुत बेहतर पॉइंट्स आते हैं वो आप स्किप कर जाते हैं। और फिर क्या होता है, एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं डीपली, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्क क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है, इस मूल्यांकन का उपयोग हम कब करते हैं, हम करते हैं ड्यूरिंग द क्लास, यानी कि जब क्लास में शिक्षण प्रक्रिया चलती है, टीचर छात्र को टीच करते हैं, कुछ चीज़ें सिखा रहे होते हैं, और उस समय छात्र से टीचर क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाया गया टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं और छात्र फिर आंसर देते हैं। और अगर आंसर पूरा सही होता है तो टीचर को फीडबैक मिल जाता है। अगर आंसर सही नहीं होता है तो भी टीचर को फीडबैक मिल जाता है कि हमें फिर से छात्र को समझाना है। अगर पूर्ण रूप से टीचर संतुष्ट नहीं हुए तो छात्र के आंसर से, अगर छात्र क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे लेते हैं जो टीचर पूछते हैं, तो वहाँ पे टीचर आगे बढ़ जाते हैं और टॉपिक से जुड़े हुए अदर जो पॉइंट होते हैं उसको पढ़ाने लगते हैं, यानी कंटिन्यूस चलने लगता है प्रोसेस टीचिंग का। तो टीचिंग का जो प्रोसेस चलता है उसमें अगर देखा जाए तो ये आपके स्टूडेंट के इवैल्यूएशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे पता चल जाता है छात्र सीख रहे हैं या सीखने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम को हम समाप्त करते हैं, फिर से अपने छात्र को समझाते हैं उस टॉपिक को अदर मेथड के थ्रू या अदर टीचिंग मॉडल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं उस टॉपिक को। और ये एक टीचर के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है कि हमारा टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर छात्र नहीं सीख पा रहे हैं तो अपने टीचिंग मेथड में बदलाव लाते हैं, और छात्र अगर नहीं सीख पाता है तो छात्र को भी पता चल जाता है कि हम कहाँ पे प्रॉब्लम में हैं, कहाँ पे हम चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं इस इवैल्यूएशन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं पे एग्जाम में पूछा जाए कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो याद रखिएगा कि सदैव आपको रिमेंबर रखना है कि ये मूल्यांकन क्लासरूम में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही उपयोग किया जाने वाला ये मूल्यांकन है। अब चलिए आगे देखते हैं, जो कि यहाँ पे कंटेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं और उस पर हम थोड़ा सा आपको फोकस कराते हैं इस कंटेंट पे, और पढ़ते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे इससे जुड़ा हुआ अदर चीज़ें जो आपके लिए वैल्यूएबल होंगी। देखिए, कहा गया है अधिगम विकास या अनुभव की निर्माणावस्था में इस मूल्यांकन का अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका जो लर्निंग का डेवलपमेंट होता है या जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होते हैं, और उसका जब निर्माण का, ठीक है, उनके कंस्ट्रक्शन का जब टाइम होता है, अवस्था होता है, उस समय
इस मूल्यांकन का अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि वही जब हमने बताया कि जब क्लासरूम में छात्र सीख रहे होते हैं, सीखने का मतलब क्या है, छात्र अनुभव करते हैं, चीज़ों को अनुभव के द्वारा वो सीखते हैं और फिर व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है उनके। तो व्यवहार में हुआ परिवर्तन जो कि अस्थायी होगा, परमानेंट होगा, वो परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यानी छात्र के व्यवहार में, अधिगमकर्ता के व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही क्या होता है, सीखना कहलाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। आगे कहा गया है कि अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा अग्रसारित करने के लिए अनुदेशना अवधि में इसे प्रयोग में लाया जाता है, ताकि अधिगम अनुभव का निर्माण अपेक्षित ढंग से अधिगम काल में संभव हो सके। तो यहाँ पे वही चीज़ें कही गई हैं जो हमने आपको बताया कि अधिगम प्रक्रिया को सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित एवं अग्रसारित का मतलब आपका फॉरवर्ड करने के लिए अनुदेशन अवधि यानी अनुदेशन इंस्ट्रक्शन का जो टाइम होता है उसी समय अनुदेशन की अवधि में इसे प्रयोग में लाया जाता है, ताकि अधिगम अनुभव जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसका जो निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है छात्र के माइंड में, और अपेक्षित ढंग से वो निर्माण जो होगा वो टीचर क्या करता है, अपेक्षा करता है कि हम छात्र को पढ़ाएंगे तो उसके व्यवहार में, उसके अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो ही यहाँ पे अपेक्षित कहा गया है, वही अपेक्षित ढंग से अधिगम काल में संभव हो सके। यानी जो अपेक्षा की गई है छात्र के नॉलेज में, जो चीज़ें सीखने के बाद छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है, वही अधिगम काल में इस मूल्यांकन के द्वारा वो संभव हो सके। इसलिए ये मूल्यांकन किया जाता है, ताकि जो टीचर सोच के चला है, जो टीचर सोच के गोल को लेके चले हैं कि छात्रों में ये चीज़ें डेवलप कराना है, वो संभव हो सके। आगे चलिए कहा गया कि अधिगम किस सीमा तक सफल है तथा अधिगम कठिनाई किन बिंदुओं में निहित है। यानी कि देखिए हमने आपको बताया था कि लर्निंग, ठीक है, लर्निंग किस सीमा तक हुई, लर्निंग का जो टीचिंग चल रहा है और स्टूडेंट जो लर्न कर रहे हैं वो कितना सफल रहा, ठीक है, वो पता चल जाता है टीचर को इस मूल्यांकन के द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं टीचर, फीडबैक मिलता है स्टूडेंट के थ्रू और टीचर को पता चल जाता है हाँ छात्र इतना अभी कर पाए हैं किसी चीज़ को सीखने में, अभी कितना बाकी है, तो बाकी है तो उसको और भी समझाते हैं, आगे उसको बढ़ाते हैं और छात्र के बता रहे हैं कि जहाँ लर्निंग में कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी होती है, वो किस पॉइंट में हो रही है, वो किस बिंदु में निहित है, उसकी भी जानकारी निर्माणात्मक मूल्यांकन ही प्रदान करते हुए प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन प्रदान करता है। कहा गया है कि यह जानकारी निर्माणात्मक मूल्यांकन ही प्रदान करते हैं, ठीक है। कहा गया प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन प्रदान भी करते हैं। यानी कि देखिए अगर फीडबैक मिलता है, देखिए टीचर को भी इसमें फीडबैक मिलता है, छात्र को भी फीडबैक मिलता है, छात्र को पता चलता है कि हमें कितना आया और टीचर को क्या होता है, फीडबैक मिलता है कि हमारा टीचिंग कहाँ तक इफेक्टिव हुआ। फिर पुनर्बलन की बात दोनों को मिल जाती है, जब सही होता है और टीचर कहते हैं शाबाश बहुत सही, आपने सही आंसर दिया, यानी कि एक छात्र को, एक लर्नर को क्या करता है, रेनफोर्समेंट मिलता है आगे और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए और फिर उसका जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ टीचर को पुनर्बलन मिलता है कि हाँ जो हमने पढ़ाया है, जिस मेथड से हमने छात्रों को पढ़ाया है, जिस मेथड का हम उपयोग कर रहे हैं छात्रों को टीच करने में, वो बेहतर है। तो एक टीचर को भी यहाँ पे रेनफोर्स मिलता है और आगे कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस चलता है और टीचिंग का प्रोसेस चलता है। देखिए कहा गया है कि प्रत्येक अधिगम उद्देश्यों के संदर्भ में दक्षता परीक्षण का निर्माण और प्रयोग करते हुए उनकी उपलब्ध स्तर के बारे में यथार्थ स्थिति का आकलन किया जाता है। तो कहा गया है प्रत्येक अधिगम उद्देश्य यानी कि जो भी अधिगम के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य का मतलब जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हैं उसके संदर्भ में हमें दक्षता परीक्षण का निर्माण और प्रयोग करते हुए उनकी उपलब्ध स्तर के बारे में यथार्थ स्थिति का आकलन किया जाता है। दक्षता परीक्षण का निर्माण का मतलब आपका पता चल गया कि वो मास्टरी टेस्ट कि बच्चा किसी चीज़ में कहाँ तक मास्टरी हुआ, कहाँ तक वो सफल हुआ, कितना वो मास्टर हुआ किसी टॉपिक में। तो ये सब चीज़ें
क्या होता है, इसके अंतर्गत आ जाती हैं और उसके अचीवमेंट जो लेवल है उसके बारे में क्या होता है, रियल कहें सिचुएशन का आकलन, असेसमेंट कहें या इवैल्यूएशन इसके द्वारा किया जाता है। कहा गया अधिगम काठिन्य निवारण के लिए सुधारात्मक अनुदेशन या शिक्षण के प्रबंधन हेतु निरंतर प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे अधिगम का जो डिफिकल्टी है, लर्निंग की जो डिफिकल्टी है उसके निवारण का मतलब अगर हम कहें तो रिमूवल, यानी कि समस्या को हटाना, उसको सुधार करना, ठीक है। और अनुदेशन या शिक्षण के प्रबंधन हेतु निरंतर प्रयास किए जाते हैं। तो अधिगम के निवारण के लिए, फिर सुधारात्मक अनुदेशन या शिक्षण के मैनेजमेंट हेतु निरंतर प्रयास किया जाता है या किया जा सकता है, ताकि पहचानी गई त्रुटियों को उपयुक्त समय पर निराकृत कर पाना संभव हो सके। यानी कि जो त्रुटियां पहचानी जा रही हैं, जहाँ डिफ़िकल्टीज आ रहा है, जो छात्र ईरर कर रहा है किसी चीज़ को करने में, यानी छात्र किसी चीज़ को, मान लीजिए कैलकुलेशन है और छात्र कहीं पे गलती कर रहा है, बार बार त्रुटि कर दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सामान्य गलतियों की बात की जा रही है, सामान्य त्रुटियों की बात की जा रही है, स्पेसिफिक विशिष्ट त्रुटियों की बात नहीं होगी। यहाँ पे याद रखिएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपके सामान्य त्रुटियों का निराकरण ही संभव हो जाता है या संभव हो पाता है। और कहा गया है कि वह सामान्य पहचाने गई त्रुटियों के उपयुक्त समय यानी सही समय पर निराकृत कर पाना संभव हो सकता है या हो सके, इसलिए आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। निराकृत मतलब आपका रिमूवल, फिर त्रुटियों को हटाना उचित समय पे इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा संभव हो पाता है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पे थोड़ा सा लैक अगर हो जाए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब कोई स्पेशल टॉपिक होता है और थोड़ा सा उसको लॉन्ग अगर हम ले जाते हैं डीपली, तो थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा सा मिस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। कहा गया अतः कहा जा सकता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसका प्रयोग अधिगम एवं अनुदेशन दोनों के विकास काल में सुधार हेतु प्रयत्नों के लिए किया जाता है, ताकि अधिगम संबंधी दक्षता की प्राप्ति प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए संभव हो सके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अतः कहा जा सकता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन वह मूल्यांकन है जिसका उपयोग अधिगम, ठीक है, यानी कि लर्निंग एवं आपका अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन। तो लर्निंग यानी कि आपके स्टूडेंट से संबंधित और इंस्ट्रक्शन यानी टीचर से संबंधित दोनों के विकास काल में सुधार हेतु प्रयत्नों के लिए किया जाता है। देखिए, टीचिंग मेथड में सुधार करना, छात्रों को कहीं डिफिकल्टी हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, टीचिंग मेथड हम परिवर्तन कर लेते हैं, और अगर छात्र नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी छात्रों का क्या होता है, छात्रों का विकास बेहतर तरीके से होता है। दोनों का क्या होता है, यहाँ पे सुधार हेतु प्रयत्नों के लिए इस मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, ताकि अधिगम संबंधी दक्षता, जो अधिगम लर्निंग संबंधित जो मास्टरी है, उसकी प्राप्ति प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी हर अधिगमकर्ता के लिए संभव हो सके। ना ही कोई स्पेशल स्टूडेंट है उन्हीं तक किसी चीज़ को हम सीमित कर दें, समझाने में, उसको मास्टर करने में छात्र नहीं रहेगा स्पेशल, सिर्फ मतलब सभी छात्र जो हैं उनको यहाँ पे लेके चलना है, कोई स्पेशल छात्र को यहाँ पे लेके नहीं चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। और देखिए टाइम हो गया आपका 14 मिनट, तो थोड़ा सा जल्दी हम आपको बता दें कि देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, ये आपका CRT यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा अगर देखा जाए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इसको हम कसौटी संबंधित परीक्षण कहते हैं, इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। यानी हम एक छात्र का क्या करते हैं, एक छात्र के व्यक्तिगत प्रगति का हम यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं, यानी एक छात्र के स्वयं की दक्षता का हम यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं, जो कि CRT के क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत इन सब चीज़ों को हम रख सकते हैं। और हम देखते हैं कि छात्र किसी चीज़ को
करने में कहाँ तक सफल हुआ, 70% सफल हुआ या 80% सफल हुआ या 100% सफल है। या छात्र के प्रगति का स्वयं के ही थ्रू, यानी कि छात्र का किसी के कंपेरेटिव यहाँ पे मूल्यांकन नहीं होता है। यहाँ पे छात्र का मूल्यांकन छात्र के अंतर्गत ही होता है, स्वयं से होता है। यानी अगर हम कहें कि कोई छात्र है और पर मिनट 250 वर्ड टाइप करना है कंप्यूटर पे कीवर्ड के थ्रू, अगर छात्र 250 वर्ड प्रति मिनट टाइप करता है तो वो यहाँ पे सफल हो रहा है, आगे वो बढ़ जाएगा। अगर वो 250 मिनट नहीं करता है पर मिनट, वो नीचे रह जाता है, तो यहाँ पे वो असफल हो जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है या तो अनक्वालिफाई हो रहा है, या तो मास्टरी होता है या तो अनमास्टरी हो रहा है। तो यहाँ पे CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट याद रखिएगा, छात्र के स्वयं का मूल्यांकन करता है, कंपेरेटिव नहीं मूल्यांकन करता है, किसी के कंपेयर मूल्यांकन नहीं करता, स्वयं के कंपेयर में मूल्यांकन करता है। यानी एक छात्र स्वयं किसी कार्य को करने में कितना मास्टर है, ये चीज़ निकल के यहाँ पे आता है, जो कि आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन के ही तरह है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही हुआ, और इससे जुड़ा हुआ अदर कोई भी आपको चीज़ें पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। 100% आपको हम ट्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन जरूर प्रदान करेंगे। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।